नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। पंचायत चुनाव, दरअसल सबको जिसका इंतजार है कि जल्द से जल्द वो चुनाव संपन्न हो जाए, लेकिन सभी लोग 24 अगस्त का इंतजार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 24 अगस्त को पंचायत चुनाव से जुड़ी राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करेगा। लेकिन उससे पहले कई लोगों के पास कई सारे सवाल जो हैं वो परेशान करने वाले हैं। ऐसे में जो खबरें आ रही हैं और लगातार कई ऐसे समाचार चैनल हैं जो आपके सामने जब खबरें लेकर के आती हैं तो कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, तो कुछ लोग हताश भी हो जाते हैं। हालांकि इन सबको लेकर के डीटीवी भारत पर रोज शाम 5 बजे आपके लिए कार्यक्रम आता है। कार्यक्रम का नाम है महापंचायत का महासंग्राम, और वहाँ पर भी आपके सवालों का जवाब दिया जाता है और पूरी कोशिश की जाती है कि आप जो सवाल करें उसका जवाब बखूबी जानकारी के अनुसार दी जाए और आपको किसी भी तरीके की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। साथ ही साथ आज की जो सबसे बड़ी बात है वो कुछ हिदायतों को लेकर के है। कई लोग लगातार सवाल कर रहे हैं और हमने सवालों का जवाब भी वहां दिया है, और ऐसे में आज एक सवाल लगातार लोगों को परेशान करता रहा कि क्या करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम गलत है। इसके साथ साथ कुछ लोगों के आधार कार्ड में नाम गलत है, कुछ लोगों के पहचान पत्र जो है वोटर आईडी कार्ड के बाद राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जो नाम दिए जाते हैं, जो वोटर आईडी कार्ड मिलता है उनको, उसमें नाम गलत है। तो क्या वो लोग चुनाव लड़ सकते हैं? तो आपको बता दूं कि अभी आपके पास वक्त बहुत है और ऐसे में आप जल्द से जल्द अपने वोटर लिस्ट को, माफ कीजिएगा, वोटर लिस्ट नहीं बल्कि आपके पहचान पत्र जो है, क्योंकि वोटर लिस्ट में आपका नाम जो है, पहचान पत्र जो आपको वोटर आईडी कार्ड मिला हुआ है वहाँ पर आपका नाम कुछ और है, वहाँ पर आपके पिता का नाम कुछ और है, या उसमें त्रुटियाँ हैं। साथ ही साथ कुछ लोगों ने हमसे लगातार ये सवाल पूछा है कि आधार कार्ड में नाम कुछ और है, वोटर लिस्ट में नाम कुछ और है। इन सारे प्रक्रिया को सुधारने का आपके पास मौका है, आप जल्द से जल्द सुधार कर ले, वरना आपको चुनाव लड़ने की वो अनुमति नहीं मिलेगी और आपके जो आवेदन होंगे वो रद्द हो सकते हैं, आपकी उम्मीदवारी को रद्द किया जा सकता है। इसके साथ साथ कुछ और ऐसी बातें हैं जो लगातार लोग हमसे सवाल पूछते रहे। एक सवाल और रहा कि क्या कौन कौन सी महिलाएं चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। तो आपको बता दूं कि किसी भी तरीके की सरकारी योजना प्राप्त, यहाँ तक कि आंगनवाड़ी केंद्र की सहायिका, संचालिका, या फिर आंगनवाड़ी केंद्र से जुड़ी हुई जो रसोइयाँ होती हैं, वो रसोइया भी इस पंचायत चुनाव में चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। इसके साथ साथ किसी भी तरीके से जो लोग सरकारी सेवाओं से जुड़े हुए हैं वो लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, सिवा सिर्फ एक अधिवक्ता ऐसे होते हैं, वो भी सरकारी अधिवक्ता नहीं बल्कि प्राइवेट अधिवक्ता, यानी कि प्राइवेट वकील जो होते हैं वो पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं, उम्मीदवार वो बन सकते हैं। और ऐसे में उनके लिए भी कई सारी सावधानियां हैं, कई सारी चेतावनियां हैं जिनको करने की ज़रूरत है। एक जानकारी और है, कौन सी ऐसी महिला होंगी जिनको आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा, ये सवाल था आप लोगों का और लगातार आप लोग सवाल करते रहे हैं। तो एक बार आपको बता दूं कि वो महिलाएं जो नेपाल की निवासी होंगी और उनका बिहार में शादी हुआ होगा, लेकिन अगर वो जाति आधारित प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण पाना चाहेंगी तो उनको बिहार चुनाव में, त्रिस्तरीय पंचायत जो चुनाव होना है, इसमें उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। कारण ये है कि किसी भी महिला का जाति जो तय होता है वो उसके पिता के आधार पर होता है, और ऐसे में जो महिलाएं नेपाल की होंगी और उसके पिता नेपाली होंगे, उनका प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जो होगा वो नेपाल का होगा, तो उसका लाभ बिहार में नहीं मिलेगा। तो ऐसे में उन महिलाओं को जाति से आधारित जो भी आरक्षण प्राप्त होंगे उसका लाभ उनको नहीं मिलेगा। और ऐसे में जो मुखिया जिन्हें एक तरीके से जो लाभ मिलने वाला है, यानी कि ST SC महिला या पिछड़े वर्ग के जो लोगों को जो लाभ मिलने वाला है उसका लाभ उनको नहीं मिल सकता है। अब बता दूं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए ज़रा समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ खास है और जो आपको नहीं करना है। तो आपको बता दूं कि सबसे पहले उम्मीदवार क्या नहीं करें, तो प्रचार में धार्मिक स्थलों पर किसी भी तरीके का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ आप किसी भी सार्वजनिक स्थलों पर बैठक नहीं कर सकते और आपको इसके लिए अनुमति नहीं प्राप्त है। किसी की भावना को आहत करने होने पर आपकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है, यानी कि आप किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकते। किसी के खिलाफ आप नहीं बोले, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकते हैं आप, और इसको लेकर के बाज़ाब्ते अगर आप ऐसा कुछ करेंगे
तो आपकी उम्मीदवारी को रद्द किया जा सकता है। जातिगत या धार्मिक भावना को आपने अगर ठेस पहुंचाई तो आप पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इसके साथ साथ आप लाउड स्पीकर का अगर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इस बार चुनाव में, हालांकि वो हमेशा होता रहा है, आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बजाबते अनुमति लेने की ज़रूरत होगी। इसके साथ साथ आप किसी के भी घरों पर पोस्टर बैनर चस्पा नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके लिए हिदायत है। तो आपको इन सारी स्थितियों पर ध्यान रखना होगा, आपको नज़र बना करके रखना होगा कि कहीं कोई गलती होगी तो फिर राज्य निर्वाचन आयोग किसी भी तरीके से आपको सुनने वाला नहीं है, यानी कि आपकी समस्याएं जो होंगी वो बढ़ जाएंगी। इसके साथ अब आपको बता दूँ कि क्या क्या कर सकते हैं उम्मीदवार, यानी कि आपको क्या क्या राहत मिल सकता है इस चुनाव में। तो आपको बता दूं कि पंचायत चुनाव में पोस्टर बैनर टांगने की हर उम्मीदवार को अनुमति है। वो पोस्टर बैनर चस्पा तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बजाबते आपको पोस्टर बैनर किसी के घर पर बिना अनुमति के नहीं लगा सकते। अगर वो व्यक्ति आपके खिलाफ शिकायत करता है तो फिर आपकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। इसके साथ साथ पोस्टर बैनर बनवाने के लिए आपको अनुमति लेनी होगी। अगर आप अनुमति नहीं लेते हैं तो आपके पोस्टर बैनर लगाने पर भी कार्रवाई हो सकती है। पोस्टर या बैनर बनवा रहे हैं तो अनुमति लेने के साथ साथ पोस्टर बैनर अगर जिले के अंदर बनवा रहे हैं तो, या फिर जिले के बाहर बनवा रहे हो तो प्रेस का नाम और व्यय विवरणी खर्च में डालना होगा। ये आपके लिए ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर आप पोस्टर बैनर बनवाते हैं और पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण होने के 15 दिनों के अंदर आपको खर्च का ब्यौरा जमा करना होगा। तो अगर आप नहीं करते हैं तो आपको ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आप पोस्टर बैनर बनवाते हैं और उसका ब्यौरा आप नहीं जमा करते हैं तो भी ये वैध नहीं माना जाएगा। इसके साथ साथ आपको बता दूं, प्रेस का नाम भी आपको देना जरूरी होगा, यानी कि आप कहाँ से जो बनवाते हैं उसका। साथ ही साथ नुक्कड़ सभा करने के लिए भी आपको अनुमति लेने की ज़रूरत होगी। नुक्कड़ सभा के लिए अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अगर आप चुनाव प्रचार करते हैं और आप नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से प्रचार करते हैं तो आपको इसके लिए अनुमति लेने की ज़रूरत होगी। किसी दूसरे के मकान या दरवाजे पर बिना सहमति के आप किसी भी तरीके के पोस्टर बैनर नहीं लगवा सकते, नुक्कड़ सभा नहीं कर सकते। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके से हिदायतें अगर दी गई हैं, अगर आप हिदायतों का पालन नहीं करेंगे तो आपको चुनाव लड़ने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप बखूबी अपनी पूरी सावधानियों को ख्याल में रखते हुए चुनाव प्रचार की तैयारियों में जुट जाएं। 24 तारीख को, यानी कि 24 अगस्त को, तो जैसे ही 24 अगस्त के बाद से अधिसूचना जारी होगी, प्रदेश में आचार संहिता लागू हो जाएगा और ऐसे में आचार संहिता उल्लंघन करना भी आपके लिए मुश्किल होगा। साथ ही साथ उन क्षेत्र के लोगों के लिए जो बाढ़ से प्रभावित हैं और जो इंतज़ार कर रहे होंगे कि फिलहाल बाढ़ में वो किस तरीके से चुनाव प्रचार करेंगे, उनके लिए बड़ी समस्याएं हैं। तो उनके लिए भी वक्त मिलेगा चुनाव में, क्योंकि चुनाव जो है वो 4 महीनों तक, यानी कि लंबे वक्त तक चलने वाला है। और ऐसे में जो भी बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहाँ पर आखिरी चरण में चुनाव कराया जाएगा। एक बात और सामने है कि कम से कम एक चरण में 50 से 55 प्रखंडों में चुनाव कराए जा सकते हैं। और हमने इससे पहले भी ये जानकारी आपको दे दी है कि हर एक ज़िलों में लगभग चुनाव कराया जाएगा। एक साथ कई ज़िले जो होंगे जिसमें चुनाव कराया जा सकता है, पहले से लेकर के आखिरी चरण तक। तो ऐसे में तैयारी अपने स्तर से चल रही है। राज्य निर्वाचन आयोग भी अपने स्तर से तैयारी कर रहा है। साथ ही साथ जो राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव हैं वो भी पूरी स्थितियों पर नज़र बनाए हुए हैं। रक्षाबंधन के ठीक 2 दिन बाद, यानी कि मंगलवार को अब इंतज़ार खत्म हो जाएगा सभी का कि कब कब वहाँ चुनाव होगा, और उसके बाद से पूरी स्थितियाँ सबके सामने होंगी। तब तक आप इस पूरी स्थितियों पर नज़र बनाए रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।